दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दुनिया के रूल्स फॉलो करते हैं, इनको हम सिविलाइज्ड कहते हैं। और दूसरे वो जो दुनिया के रूल्स बनाते हैं, इनको हम सॉवरेन कहते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि लाइन में खड़े रहो, अपनी बारी का इंतजार करो और उतना ही मांगो जितना मिल सके। ये स्लेव माइंडसेट है। लेकिन अगर तुम हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखोगे तो तुम्हें एक अलग पैटर्न दिखेगा। तुम्हें ऐसे लोग दिखेंगे जो लाइन में खड़े नहीं हुए, उन्होंने लाइन तोड़ दी। उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने छीन लिया। आज हम हिस्ट्री के 5 सबसे खतरनाक दिमागों का ऑपरेशन करेंगे। हम उनकी साइकोलॉजी को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि उनके दिमाग की वायरिंग हमसे अलग कैसे थी। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कोर्स है। ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे एक आम इंसान अपने अंदर के डरपोक जानवर को मारकर एक एपेक्स प्रेडेटर बन सकता है। अगर तुम अगले 30 मिनट तक मेरे साथ इस गहराई में उतरने को तैयार हो, तो मैं वादा करता हूं कि जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो अभी ये वीडियो देख रहा है। चैप्टर 1, द गॉड कॉम्प्लेक्स, द साइकोलॉजी ऑफ अलेक्जेंडर। हम शुरुआत करेंगे उस इंसान से जिसने दुनिया को इम्पॉसिबल शब्द का मतलब भुला दिया था। मैसेडोनिया का एक 20 साल का लड़का। उसके पिता का मर्डर हो चुका था। उसके चारों तरफ दुश्मन थे। लोग सोच रहे थे कि ये बच्चा अब डरकर चुपचाप बैठ जाएगा। लेकिन उस लड़के ने एक नया मैप खोला। उसने ग्रीस से लेकर इंडिया तक पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की। लोग सोचते हैं अलेक्जेंडर की ताकत उसकी आर्मी थी। गलत। अलेक्जेंडर की ताकत उसका डिल्यूजन था। साइकोलॉजी में इसे ग्रैंडियोसिटी कहते हैं। अलेक्जेंडर सच में मानता था कि वो ज्यूस यानी गॉड का बेटा है। वो मानता था कि उसे हराया नहीं जा सकता। जब वो पर्शिया, जो उस वक्त का सुपर पावर था, पर हमला करने गया, तो उसकी आर्मी पर्शिया की आर्मी से 10 गुना छोटी थी। लॉजिक कहता था कि वापस लौट जाओ। लेकिन अलेक्जेंडर ने अपनी नाव यानी शिप से उतरकर सबसे पहला काम क्या किया? उसने अपना भाला यानी स्पीयर एशिया की जमीन में गाड़ दिया और कहा, यह जमीन मेरी है क्योंकि गॉड्स ने इसे मुझे दिया है। इससे बनता है लॉ नंबर 1, द गॉड कॉम्प्लेक्स। दुनिया तुम्हारी औकात वही तय करती है जो तुम खुद अपनी औकात तय करते हो। अगर अलेक्जेंडर ने सोचा होता कि मैं एक छोटा सा राजा हूं, तो वो ग्रीस में ही मर जाता। उसने सोचा मैं गॉड हूं और दुनिया ने उसे गॉड मान लिया। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम रियलिस्टिक हो। तुम सोचते हो मेरी डिग्री ये है तो मुझे जॉब ये मिलेगी। तुम अपनी लिमिटेशंस को पूछते हो। 2026 में अगर तुम्हें सॉवरेन बनना है तो तुम्हें थोड़ा डिल्यूजनल होना पड़ेगा। तुम्हें शीशे में देखकर बोलना पड़ेगा कि मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस भीड़ का लीडर हूं। जब तुम्हारा बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि वो एरोगेंस लगे, तब यूनिवर्स तुम्हारे सामने झुकता है। अलेक्जेंडर ने तलवार से दुनिया नहीं जीती, उसने अपने एटीट्यूड से दुनिया जीती। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल, द साइकोलॉजी ऑफ हैनिबल बारका। अब हम चलते हैं एक ऐसे जनरल के पास जिसने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा। एक ऐसे रास्ते से जहां से मौत भी गुजरने से डरती थी। रोम उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल देश था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रोम पर हमला किया जा सकता है। लेकिन कार्थेज का एक जनरल था, हैनिबल बारका। उसने रोम को हराने के लिए समंदर का रास्ता नहीं चुना। उसने चुना दी एल्प्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जहां सांस लेना मुश्किल था। और वो अकेला नहीं गया, वो अपने साथ 37 हाथी यानी एलिफेंट्स लेकर गया। लोगों ने कहा हैनिबल ये इम्पॉसिबल है, पहाड़ों पर हाथी नहीं चल सकते। हैनिबल ने एक लाइन बोली जो आज तक हिस्ट्री में गूंजती है, आउट वियाम इन विदायम और फैकियम, आई विल ईदर फाइंड अ वे और मेक वन। वो बर्फ में फंसे, उनके आधे सिपाही मर गए, हाथी पहाड़ से गिर गए, भूख और ठंड ने उन्हें तोड़ दिया, लेकिन हैनिबल नहीं रुका। जब वो पहाड़ से उतरा और इटली में घुसा तो रोम की आर्मी शॉक में थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इम्पॉसिबल रास्ते से आ सकता है। हैनिबल ने रोम को अगले 15 साल तक उनके ही घर में डराया। इससे बनता है लॉ नंबर 2, द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। तुम्हारी लाइफ में जब दरवाजे बंद हो जाएं तो तुम क्या करते हो? तुम वापस लौट जाते हो। तुम कहते हो स्कोप नहीं है, मार्केट डाउन है, कंपटीशन ज्यादा है। हैनिबल कहता है कि जब सीधा रास्ता बंद हो तो वो रास्ता चुनो जो पागलपन लगे। अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा तो वो करो जो किसी ने नहीं किया। अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा तो पढ़ने का तरीका बदल दो। सॉवरेन इंसान ऑप्शंस का इंतजार नहीं करता, वो ऑप्शंस क्रिएट करता है। हैनिबल ने सिखाया कि सरप्राइज एलिमेंट तभी आता है जब तुम वो करने की हिम्मत दिखाओ जो लॉजिक के खिलाफ हो। चैप्टर 3, द सैंक्चुरी ऑफ सॉलिट्यूड, द साइकोलॉजी ऑफ आइजैक न्यूटन। तीसरा लॉ उन लोगों के लिए है जो भीड़ में खोए हुए हैं।
हम सबको लगता है कि नेटवर्किंग करने से, लोगों से मिलने से सक्सेस मिलती है, लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा दिमाग भीड़ में नहीं, अकेलेपन में चला। साल था 1665। लंदन में प्लेग महामारी फैल गई। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बंद हो गई। सब लोग डर के मारे घरों में छुपे हुए थे। एक 23 साल का लड़का वापस अपने गांव चला गया, वुल्फ्सथॉर्प। वो बिल्कुल अकेला था। कोई इंटरनेट नहीं, कोई फोन नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। उस एक साल के आइसोलेशन में उस लड़के ने क्या किया? उसने कैलकुलस इन्वेंट किया। उसने ऑप्टिक्स की थ्योरी बनाई कि लाइट कलर्स से बनती है। उसने ग्रेविटी का लॉ ढूंढा। वो लड़का था आइजैक न्यूटन। लोग इसे मिरेकल ईयर कहते हैं, लेकिन ये मिरेकल नहीं था, ये डीप वर्क था। न्यूटन ने दुनिया के शोर को म्यूट कर दिया था। जब वो अकेला था तब वो अपने दिमाग की सबसे गहरी लेयर्स तक पहुंच पाया। अगर वो दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता तो आज हमारे पास ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं होता। इससे बनता है लॉ नंबर 3, द सैंक्चुरी ऑफ सॉलिट्यूड। आज के यूथ की सबसे बड़ी बीमारी है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। तुम्हें हर वक्त कनेक्टेड रहना है, लेकिन सच ये है कि जीनियस अकेलेपन में बनता है। अगर तुम्हें कुछ ऐसा बनाना है जो दुनिया याद रखे, चाहे वो कोई ऐप हो, कोई बुक हो या कोई बिजनेस मॉडल हो, तो तुम्हें गायब होना पड़ेगा। तुम्हें आइजैक न्यूटन की तरह अपने गांव जाना पड़ेगा, मेटाफोरिकली। फोन बंद, दरवाजा बंद, सिर्फ तुम और तुम्हारा क्राफ्ट। दुनिया की सारी क्रांतियां शांत कमरों में लिखी गई हैं। शोर मचाने वाले सिर्फ नारे लगाते हैं, शांत रहने वाले इतिहास बनाते हैं। चैप्टर 4, द बर्न्ड शिप्स, द साइकोलॉजी ऑफ हर्नैन कॉर्टेज। चौथा लॉ है कमिटमेंट के बारे में। हम सब के पास एक प्लान बी होता है। अगर ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, अगर बिजनेस फेल हुआ तो जॉब कर लूंगा। ये प्लान बी ही तुम्हारी सबसे बड़ी बेड़ी है। साल था 1519। एक स्पेनिश कमांडर हर्नाइन कॉर्टेज मेक्सिको के तट पर पहुंचा। उसका मकसद था एज़टेक एम्पायर को जीतना और वहां का खजाना यानी गोल्ड हासिल करना। उसके पास सिर्फ 600 आदमी थे। सामने एज़टेक एम्पायर के पास हजारों योद्धा थे। कॉर्टेस के सिपाही डर गए। वो वापस स्पेन जाने की बातें करने लगे। उन्हें लगा ये मिशन सुसाइड है। तब कॉर्टेस ने एक ऐसा ऑर्डर दिया जिसने हिस्ट्री बदल दी। उसने कहा, सारी नावों को आग लगा दो। उसने अपने ही घर वापस जाने का रास्ता खत्म कर दिया। अब उसके सिपाहियों के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जीतो या मरो, विक्ट्री और डेथ। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस डेस्परेशन ने उन सिपाहियों को जानवर बना दिया। उन्होंने लड़ाई लड़ी और एज़टेक एम्पायर को हरा दिया, क्योंकि जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता तब वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इससे बनता है लॉ नंबर 4, द बर्न्ड शिप्स। तुम्हारी लाइफ में तुम इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि तुम वीक हो। तुम इसलिए फेल हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास सेफ्टी नेट है। तुम्हें पता है कि अगर तुम हार गए तो कोई तुम्हें बचा लेगा, पापा संभाल लेंगे या पुरानी जॉब वापस मिल जाएगी। सॉवरेन इंसान अपने प्लान बी को आग लगा देता है। अगर तुम्हें 2026 में डोमिनेट करना है तो अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डालो जहां से वापस लौटना नामुमकिन हो। जब दिमाग को पता चलता है कि सर्वाइवल दांव पर लगा है, तो वो ऐसे आइडियाज निकालता है जो नॉर्मल सिचुएशन में कभी नहीं आते। कंफर्ट जोन मौत है, डेंजर जोन जिंदगी है। चैप्टर 5, द रेजिलियंस ऑफ हेल, द साइकोलॉजी ऑफ अर्नेस्ट शैकल्टन। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ। जिंदगी तुम्हें तोड़ेगी, ऐसा तोड़ेगी कि तुम बिखर जाओगे। उस वक्त क्या करना है? साल था 1914। अर्नेस्ट शैकल्टन अपनी टीम के साथ एंटार्कटिका पार करने निकले। उनका जहाज एंड्योरेंस बर्फ में फंस गया और टूट गया। वो एंटार्कटिका के ठंडे रेगिस्तान में फंस गए। कोई रेडियो नहीं, कोई हेल्प नहीं। टेम्परेचर -50 डिग्रीज। महीने बीत गए, खाना खत्म होने लगा। उन्होंने पहले सील्स खाई, फिर अपने कुत्ते खाए। उम्मीद खत्म हो चुकी थी। किसी भी नॉर्मल इंसान को वहां पागल होकर मर जाना चाहिए था। लेकिन शैकल्टन के पास एक ताकत थी, द ऑप्टिमिज्म इन द फेस ऑफ हेल। वो रोज सुबह उठकर अपने लोगों को हंसाते थे। वो उन्हें फ्यूचर के सपने दिखाते थे। उन्होंने एक छोटी सी नाव में दुनिया के सबसे खतरनाक समंदर को पार किया, सिर्फ हेल्प लाने के लिए। 2 साल बाद शैकल्टन वापस आए और अपने एक एक आदमी को जिंदा बचाकर लाए। एक भी आदमी नहीं मरा। लोग शैकल्टन को एक्सप्लोरर कहते हैं। मैं उन्हें मास्टर ऑफ साइकोलॉजी कहता हूं। उन्होंने सिखाया कि लीडर वो नहीं जो अच्छी सिचुएशंस में लीड करे। लीडर वो है जो नर्क में भी उम्मीद का दिया जलाए रखे। इससे बनता है लॉ नंबर 5, द रेजिलियंस ऑफ हेल। तुम्हारी लाइफ में बुरा वक्त आएगा। शायद तुम्हारा सब कुछ लुट जाए। उस वक्त तुम्हारे पास एक चॉइस होगी, या तो तुम विक्टिम बन जाओ या तुम शैकल्टन बन जाओ। सॉवरेन इंसान मानता है कि जब तक मैं जिंदा हूं, खेल खत्म नहीं हुआ। अंटिल आई ब्रीथ, आई फाइट। वो दर्द को फीडबैक मानता है, फेलियर नहीं।
अगर तुम्हारे अंदर ये स्पिरिट है कि गिरो, उठो और चलो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। द सिंथेसिस, कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने 5 लॉज देखे। अलेक्जेंडर से सीखा सेल्फ बिलीफ, गॉड कॉम्प्लेक्स। हैनिबल से सीखा क्रिएटिविटी, इम्पॉसिबल रास्ता। न्यूटन से सीखा फोकस, अकेलापन। कॉर्टिस से सीखा कमिटमेंट, बर्न द शिप्स। और शैकल्टन से सीखा एंड्योरेंस, नेवर गिव अप। ये 5 लॉज कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है। दुनिया चाहती है कि तुम एवरेज रहो, दुनिया चाहती है कि तुम डर कर रहो, लेकिन आज तुम्हारे पास ये नॉलेज है। अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। तुम्हारी लाइफ की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है। पेन तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम एक साइड कैरेक्टर बनकर मरोगे या मेन कैरेक्टर बनकर हिस्ट्री लिखोगे? फैसला तुम्हारा है। उठो, रूल्स तोड़ो और अपनी दुनिया खुद बनाओ। जय हिंद।